ध्वनियों की पहचान के बाद आइए अब हम स्वर ध्वनि तथा व्यंजन ध्वनि के वर्गीकरण किस प्रकार उच्चारण के आधार पर किया जाता है उसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। हिंदी स्वर ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा या जीभ बहुत सक्रिय रहती है। यह कभी आगे आती है तो कभी पीछे हट जाती है और जीभ की इसी क्रिया के आधार पर स्वरों को 3 भाग किया जाता है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जैसे छोटी ई, जिसको हम ह्रस्व ई कहते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, इन चारों स्वरों को उच्चारण के करते समय हमारी जीभ सदा आगे रहती है, इसलिए ये अग्र स्वर हैं। पश्च स्वर जैसे आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ, इन पांचों के उच्चारण के समय जिह्वा पीछे रहती है, इसलिए ये पश्च स्वर हैं। और अ ध्वनि के उच्चारण के समय हमारी जीभ मध्य में रहती है, इसलिए यह मध्य स्वर है। इसके बाद इन ध्वनियों के उच्चारण में लगने वाला समय के अनुसार कुछ स्वरों को ह्रस्व स्वर और कुछ स्वरों को दीर्घ स्वर के रूप में भाग किया जाता है। जैसे अ, छोटी ई, ह्रस्व उ और री, इन चारों को वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कहा गया है। और बाकी जो बचे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर ध्वनियां दीर्घ स्वर ध्वनियां हैं, ऐसा माना जाता है। दीर्घ स्वर तथा उनकी मात्रा, इनका उच्चारण ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा से 2 गुना समय तक उच्चारण किया जाता है। आप लोग भी इसका अभ्यास करें और इसको जानें। हिंदी व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण स्थान, प्रयत्न, घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर 4 भाग किए गए हैं। अब हम इनके बारे में कुछ जानेंगे, जिनके हम व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण करते समय हवा जिस स्थान से होकर गुजरती है या छूती है, उसी स्थान के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। हम लोग यदि हम देखें तो हमारे मुख विवर के अंदर होंठ है, दांत है, वत्स, तालु, कंठ, काकल आदि कई अंग हैं, जिनके आधार पर इनका नामकरण किया गया और उसी आधार पर उनकी पहचान बनी। और क्रमशः ओष्ठ्य, दंत्य, वत्स्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, काकल्य, इस तरह से उनका नाम मिला। अब हम इनके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे एक ध्वनि है प, आप लोग अपने मुख से बोलकर देखें प। इस ध्वनि को बोलते समय हमारे ओंठ ही काम करते हैं। जिसके ओंठ नहीं होंगे वह व्यक्ति प शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएगा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया ओष्ठ्य वर्ण। एक दूसरा व्यंजन ध्वनि है क, क्योंकि यह कंठ से उच्चारण किया जाता है। कंठ में 2 अंग आपस में टकराते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया कंठ्य ध्वनि। ऐसे हिंदी वर्णमाला में कई व्यंजन ध्वनियां हैं। आप लोग भी उसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप देख सकते हैं कि वह किस जगह को छूकर निकलती है, उसी आधार पर उसका नामकरण हुआ है और उसका अभ्यास करते हुए आप लोग भी जान सकते हैं। और दूसरा है
प्रयत्न का आधार। प्रयत्न करने कहने से हमारे मुख के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है, इसके आधार पर व्यंजनों को भेद किया जाता है। जैसे कुछ ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारे मुख विवर के अंदर कभी दो अंग आपस में टकराते हैं, तो कभी हवा घर्षण करती हुई निकल जाती है, तो कभी जिह्वा ऊपर नीचे या आगे या पीछे होती है। इसी आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। आइए हम देखेंगे कुछ ध्वनियों को, जैसे क, ख ग घ ग, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारे मुख के अंदर कोई न कोई अंग एक दूसरे के साथ स्पर्श जरूर करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श से ध्वनि कहा गया है। आगे एक ध्वनि है च। च ध्वनि में जीभ और तालू का स्पर्श भी है और हवा का घर्षण भी है, इसलिए च छ ज झ इन ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी कहा गया है। न, म, ग इन जैसे ध्वनियों में हमारी नाक हमारी मदद करती है, इसलिए इनको नासिक ध्वनि कहा गया है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना। आगे एक ध्वनि है ल। आप लोग अपने मुंह से बोलकर देखें ल। इस ध्वनि के उच्चारण के समय हवा जीभ के दोनों किनारे निकलती है, इसलिए इसका नाम दिया गया पार्श्विक ध्वनि। ड और ढ ध्वनि में जीभ ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरती है, इसलिए इसका नाम दिया गया उत्क्षिप्त ध्वनि। और र ध्वनि में जीभ जोर से हिलती है, इसलिए उसका नाम लुंठित या अनुरगण ध्वनि कह दिया गया। हिंदी के दो ध्वनि हैं य और व। इन दो ध्वनियों को अर्धस्वर कहा गया, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण के समय स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण पाए गए हैं। स्वर के भी लक्षण मिलते हैं और कुछ व्यंजनों के भी लक्षण मिलते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहा गया है। आप लोग इसको अपने किताब में देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके आगे हवा के घर्षण के आधार पर व्यंजनों को सघोष और अघोष इस तरह से दो भेद किए जाते हैं। आप लोग अपने मुख से क ख ध्वनियों को एक बार उच्चारण करें और उसके तुरंत बाद ग और घ ध्वनि उच्चारण करें। इस तरह से अगर आप उच्चारण करेंगे तो आप लोग देखने को पाएंगे कि क और ख ध्वनि में हवा का जितना घर्षण है, ग और घ ध्वनि में उनसे कहीं ज्यादा घर्षण देखने को मिलता है। इसी आधार पर क और ख को अघोष, ग घ ग इन तीनों को सघोष सघोष ध्वनि कहा गया। इसी आधार पर आप लोग अन्य ध्वनियों को भी अपने मुख से उच्चारण कर सकते हैं और सघोष अघोष इस तरह भाग कर सकते हैं। चौथा भेद हवा के परिमाण के आधार पर किया जाता है। हवा या वायु का एक नाम प्राण भी है, तो इसीलिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कम खर्च हो उन्हें अल्प प्राण कहा गया, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा हवा खर्च हो उन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनि कहा गया। आप लोग अपने मुख से व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करके देखें। चलिए हम लोग पहले जो 5 व्यंजन ध्वनियां हैं उन्हीं को ले लेते हैं। क, ख, ग, घ, ग। यदि आप लोग देखें
क ध्वनि में जितनी हवा खर्च होती है, ख ध्वनि में उससे कहीं ज्यादा हवा खर्च होती है। इसी तरह ग ध्वनि में जितनी हवा खर्च होती है, घ ध्वनि में उससे ज्यादा हवा खर्च होती है। इसी आधार पर क ध्वनि को अल्प प्राण, ख ध्वनि को महाप्राण, ग ध्वनि को अल्प प्राण, घ ध्वनि को महाप्राण, अंग ध्वनि को अल्प प्राण, इस तरह से भाग किया गया। आगे और जो ध्वनियां हैं उन सभी ध्वनियों को आप अपने मुख से उच्चारण करें और अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरह से भेद करना सीखें। आपके सामने एक टेबल है जिसमें हिंदी के सभी वर्णों को विभिन्न तरह से, अलग अलग तरह से भाग किया गया है। आप लोग उसको देखें और इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें भेद करना सीखें और प्रत्येक वर्ण के सामने उनके लक्षणों को लिपिबद्ध करें, लिखें। यह अभ्यास जरूरी है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। धन्यवाद।